फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले न्यू ब्रह्मोस पाक वार्निंग टू ईरान। आई न्यू S-400 मिसाइल घातक UCAV अप्रूव। तो चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और रशिया के बीच साइन हुई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील। डीएसी ने अप्रूव किए एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर घातक UCAVs। भारतीय सेना की सर्विस में शामिल होगी 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल। पाकिस्तान ने इजराइल को दी धमकी और यूएस फायर कर चुका है इजराइल को टॉमाहाउक मिसाइल्स। लिखा है वो ईरान को बोल रहे हैं इजराइल को धमकी दी है। सोनिया देखो किसको दिया भी पता चलेगा डिटेल में जब बताएंगे। गलती से बोल किसी को तो दी है। आज 27 मार्च को नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2 महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया है जिनकी टोटल वैल्यू है 858 करोड़ रुपीस। इसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया रशियन फर्म रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ जिसकी वैल्यू है 445 करोड़ रुपीस और इसके तहत भारतीय सेना के लिए रशियन ओरिजिन के टंगस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स को खरीदा जाएगा और जो कि भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज का हिस्सा बनेंगे। हालांकि ऑफिशियल प्रेस रिलीज में नहीं बताया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत टोटल इस तरह के कितने सिस्टम्स लिए जाने। वहीं जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है वो है भारतीय नौसेना के P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट के इंस्पेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो कि 100% स्वदेशी कंटेंट के साथ बाय इंडियन कैटेगरी के तहत साइन किया गया और इसकी वैल्यू है 413 करोड़ रुपीस और इसे बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन किया गया है जो कि बोइंग की इंडियन सब्सिडरी है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने का सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय नौसेना की जो P-8I एयरक्राफ्ट की फ्लीट है तो उनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस पूरी तरह से भारत में ही की जाएगी। गुड। और जैसे कि मेंशन किया गया डिपो लेवल की इंस्पेक्शन तो इसका एक तरह से मतलब है डीप मेंटेनेंस ना कि कोई रूटीन सर्विसिंग जिसमें फुल सिस्टम चेक्स, मेजर कंपोनेंट्स की रिपेयरिंग या फिर रिप्लेसमेंट, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन ये सभी शामिल रहता है और एक तरह से एयरक्राफ्ट की कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो कि भारत में ही 100% स्वदेशी कंटेंट के साथ होगी। और रही बात रशिया के टुंगस्का एयर डिफेंस सिस्टम्स की तो जानकारी के लिए आपको बता दी कि सिस्टम की लगभग 80 यूनिट्स ऑलरेडी भारतीय सेना की सर्विस में पहले से है और अब इसके एडिशनल यूनिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। बाकी ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जिसे सरफेस टू एयर गन और मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया गया है जो कि ऑल वेदर कंडीशंस में लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स, स्मॉल ड्रोन्स तो इन सभी को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। आज 27 मार्च को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए ₹2.38 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है जिनमें शामिल है भारतीय सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैकिंग सिस्टम्स, एंटी टैंक एम्यूनिशन, धनुष आर्टिलरी गन्स, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स और रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलेंस सिस्टम हाथ से छोड़ा। भारतीय वायुसेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद, एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी कि एक तरह से UCAV और इसमें भी संभावित रूप से घातक UCAVs की खरीद की जाएगी और सुखोई Su-30 फाइटर्स के जेट इंजन्स का ओवरहॉल तो इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। और जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हैवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स यानी कि होवरक्राफ्ट तो इनकी खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। बाकी जो भारतीय सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम की खरीद की बात की गई है तो ऑफिशियल प्रेस रिलीज में इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि इसके तहत हम कौन सा सिस्टम लेने वाले हैं, लेकिन जो पहले रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक इसके तहत भारत रशियन ओरिजिन के पैंसर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम के ट्रैक वर्जन को ले सकता है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जिसमें ANI की तरफ से बताया गया कि भारतीय सेना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 800 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाले वेरिएंट के एक बड़े ऑर्डर को प्लेस करने की तैयारी कर रही है। अभी वर्तमान समय में भारतीय सेना की सर्विस में जो ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशनल है उसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक है और अब 800 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर्स को प्लेस करने की तैयारी की जा रही है और पहले भी 31 मार्च से पहले इस खरीद प्रस्ताव को भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से फाइनल क्लियरेंस मिल जाएगा। बाकी ब्रह्मोस की खासियत क्या है तो ये तो पूरी दुनिया ही जान चुकी है, विशेष रूप से पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और इसी वजह से ब्रह्मोस को खरीदने वालों की डिमांड भी काफी बढ़ चुकी है और ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज को लेकर जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि ये वो मिसाइल है जो कि अगर गलती से भी लॉन्च होती है तो भी इसे पता होता है कि इसे कहाँ जाना है। एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि रशिया से पहली वाली डील के हिस्से के तौर पर जो अभी 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत आने बाकी हैं तो उसमें से जो चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस वर्ष मई और जून के महीने तक भारत को डिलीवर किया जाएगा और फिर जो 5वां और आखिरी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होगा तो उसे भी इसी वर्ष के लास्ट क्वार्टर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। और बाकी आज डीएसी ने एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको 28 दिन हो चुके हैं और अभी भी इसके खत्म होने की कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। बावजूद इसके कि यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से क्लेम किया गया था कि ईरान के साथ वे निगोशिएट कर रहे हैं, जबकि ईरान ने यूएस प्रेसिडेंट के सारे दावों को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि यूएस के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई भी निगोशिएशंस नहीं हो रहे हैं।
और अब इसी बीच प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट करी है कि वे ईरान के पावर प्लांट्स पर जो हमले हैं तो उनको 10 दिन के लिए रोक रहे हैं। पहले 5 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया था और अब फिर से 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन ईरान की जो अन्य मिलिट्री टारगेट्स हैं वहां पे यूएस की स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं, जबकि ईरान की तरफ से भी यूएस और इजराइल के एसेट्स पर स्ट्राइक्स लगातार लॉन्च की जा रही हैं। और यूएस प्रेसिडेंट अपने पोस्ट में भी दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ उनके नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प के मुताबिक जो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि नेगोशिएशंस नहीं चल रहे हैं तो वो फेक न्यूज़ है। हालांकि जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं वो भी क्लियरली कह चुके हैं कि यूएस के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं चल रहे हैं, जबकि उन्होंने यूएस का तो मजाक बनाया था कि शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद के ही साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। वहीं इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया कि उनकी स्ट्राइक में आईआरजीसी नेवी की इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के प्रमुख बेनाम रिजई को भी एलिमिनेट कर दिया गया। और जबकि यूएस की सेंट्रल कमांड का कहना है कि यूएस फोर्सेस ईरानियन रिजीम की एबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए लगातार ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं। और चूंकि अमेरिका ईरान में कुछ ग्राउंड ऑपरेशंस के ऑप्शंस को भी देख रहा है, तो इस बीच रिपोर्ट्स आई थी कि इसी के लिए अमेरिका ने अपनी 82 एयरबॉर्न डिवीजन को भी तैयार रखा हुआ है और उसे मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया जा रहा है। और यूएस की जो 82 एयरबॉर्न डिवीजन है इसे 9/11 फोर्स के तौर पर भी जाना जाता है। और इसकी खास बात यह है कि केवल 18 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने पर स्ट्राइक कर सकती है। और अगर यूएस की इस विशेष डिवीजन के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो उस पर द ग्रिड पर हमने एक वीडियो अपलोड करी है, जिसे आप YouTube के AI डबिंग फीचर के इस्तेमाल करके अपनी पसंदीदा भाषा में देख सकते हैं। ये न्यूज़ अमेरिकन देसी टीवी भी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो पेंटागन है देखना जाके 10,000 एडिशनल ग्राउंड ट्रूप्स को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा जो ईरान के बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हाल ही में स्ट्राइक की गई थी, तो इस स्ट्राइक को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक वॉचडॉग IAEA के DG की तरफ से कहा गया और इस तरह से वार्न किया गया कि अगर इस फैसिलिटी में कोई डैमेज होता है तो उससे एक बहुत ही बड़ा रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट हो सकता है, और जो कि ईरान और उसके बियॉन्ड एक बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करेगा। और इसलिए इस तरह के न्यूक्लियर एक्सीडेंट के रिस्क को अवॉइड करने के लिए संयम बरतने के लिए उन्होंने कहा है। और ऐसी भी रिपोर्ट है कि ईरान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक यूएस की मिलिट्री ने 850 से अधिक टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स को फायर किया है। वहीं यूएस के एक्स एडवाइजर टू डिफेंस सेक्रेटरी कर्नल डगलस मैकग्रेगर का मानना है कि जो ईरानियंस हैं वो भी भारत की तरह एक ग्रेट कॉन्टिनेंटल पावर है और ईरान अधिक से अधिक स्ट्राइक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और सेम टाइम पर जवाबी कार्रवाई ईरान को इंडिया से कंपेयर इसके किया। अलावा टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख ने इस बात को लेकर वार्न किया है कि जो इजराइल की मिलिट्री है तो वो ऑपरेशनल प्रेशर बढ़ने के कारण जो मैन पावर की शॉर्टेज हो रही है उस वजह से वो खुद से कोलैप्स हो सकती है। और इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख का जो रिमार्क है ये सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी के दौरान आया था, जिसमें उन्होंने आर्मी की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर एक सीरियस कंसर्न दिखाया है और उन्होंने कुछ जरूरी कदम उठाने की तत्काल जरूरत पर भी जोर दिया है, जैसे कि रिजर्व ड्यूटी लॉ, कंस्क्रिप्शन लॉ और मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस का एक्सटेंशन। क्योंकि उनके मानने के अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो फिर जल्द ही इसराइल की मिलिट्री को अपने रिजर्व सिस्टम्स को सस्टेन करने और रूटीन ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। न्यूयॉर्क बेस्ड ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन तो इन्होंने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में हॉस्पिटल पर की गई एयर स्ट्राइक को एक अनलॉफुल अटैक की तरह बताया है और उनका कहना है कि संभावित रूप से एक वॉर क्राइम है जो कि पाकिस्तान ने करा है। और अगर पाकिस्तान के वॉर क्राइम्स और ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस की बात हो ही रही है तो आपको बता दें पाकिस्तान ने 31 मार्च तक बलूचिस्तान के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद किया है और जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और हवाला दिया जा रहा है सो कॉल्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स का। और इन सुरक्षा चिंताओं के पीछे का कारण भी खुद पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन 27 मार्च को 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हमला करके उसको अपने कब्जे में लिया था और पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में इस तारीख को केवल बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के तौर पर देखा जाता है, जो सुनने में बहुत ही सिंपल सा है लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की संप्रभुता को खत्म करने वाली अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करने के लिए बहुत पहले से ही इस एक्शन को लेकर मिथ फैलाई है। जैसे कि पहली मिथ तो ये थी कि बलूचिस्तान का जो पाकिस्तान में विलय हुआ तो वो बलूचिस्तान खुद चाहता था और उसने वॉलंटरली इसमें ज्वाइन किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने के लिए पाकिस्तान ने पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों ही तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया था। और सोचने वाली बात है कि अगर बलूचिस्तान अपनी इच्छा से पाकिस्तान में शामिल हुआ होता तो फिर ऐसा क्यों है कि बलूचिस्तान की जनरेशन आफ्टर जनरेशन पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष करती आ रही है। पाकिस्तान ये भी कहता है कि बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा था, जबकि ये भी सच नहीं है। और इस तरह के और भी कई सारे फेक नैरेटिव्स पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को लेकर फैलाए हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री की बलूचिस्तान में अत्याचारों की कोई हदें नहीं है। और अगर आपने अभी हाल ही में आई धुरंधर मूवी देखी है तो उसमें एक सीन दिखाया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान के ISI ने बलूचिस्तान के बच्चों के पीने के पानी में जहर मिला दिया था। वही नहीं कैसे पकड़ के ले आए इनोसेंट को मेडिकल स्कूल में पढ़ रहे मार दिया। पाकिस्तान के ISI ने ऐसा करा है और इस घटना से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी कि कैसे जो पाकिस्तान है वो बलूचिस्तान में केमिकल वेपन्स तक का इस्तेमाल कर चुका है। बाकी पाकिस्तान जैसे दलाल नेशन की बात हो रही है तो आपको एक अपडेट और देते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उसने अपने बड़े मालिक यानी कि अमेरिका के कहने पर ईरान तक US की बात पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉय की भूमिका निभाई थी। तो इसी वजह से रिपोर्ट सामने आई है तेहरान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके पास भी स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद पहले ईरान की तरफ से इस बात की निंदा की गई थी कि इसराइल ने जो ईरान में पाकिस्तानी राजदूत को असैसिनेट करने का प्रयास किया है ये एक शेमफुल एक्ट है
क्या? मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस एम्बेसी के पास जो स्ट्राइक हुई थी उसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं तो वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई थी। और ईरान के बाद अब इस पर पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जिसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक फोरम है तो उसने एक स्टेटमेंट जारी करी है और इसराइल को धमकी दी है कि इसराइल ये बात याद रखे कि पाकिस्तान कतर नहीं है, और अगर दुनिया में कहीं भी पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम इसका करारा जवाब जरूर देंगे। बाकी पाकिस्तान के इस तरह की धमकी को कॉन्फिडेंस कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहें, ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं। हम तो बस ये कहेंगे कि पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि वो कतर नहीं है तो पाकिस्तान को भी याद ही होगा कि इसराइल भी अफगानिस्तान नहीं है, और इसराइल का उसके दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लेने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो पाकिस्तान जानता ही होगा कि वो मारते जाता है, गिनते कम है। मैं तो कह रही हूँ अच्छा है, बोलो ऐसे, ताकि ईरान के बाद तुम इसराइल का जो है ना आंखें या कहते डायरेक्शन तुम्हारी तरफ हो जाए। वैसे भी वो बोल ही चुके हैं, देखते जाओ। ईरान के बाद नेक्स्ट मोस्ट लाइकली पाकिस्तान होगा इसराइल के नज़र में। पर एनीवे देखेंगे अब आगे क्या होता है। और न्यूज़ तो काफ़ी सारी थी, इतनी सारी कि पता ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा कौन सी मेन है कौन सी नहीं, सभी एक से एक बढ़कर। हमें तो कुशा का देखना है कि S-400 का पंगा कब खत्म होगा और फिर आए कुशा हमारा चलेगा। S-400 की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देखना। और हमारा S-500 से भी बेटर है, तो वी वांट टू सी कब आता है वो कुशा। बिल्कुल, वो तो है ही। और रिगार्डिंग की पीस टॉक्स का, वो उसके बारे में जो है ईरान, इजराइल और USA की वॉर का, अगर आपको और डिटेल्स पता करनी है तो अमेरिकन देसी टीवी में कोशिश तो ये हो रही है कि रेगुलरली अपडेट दाते जाएं, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। अभी जो लेटेस्ट आई है न्यूज़ पहले उसको देख लो। अब आज जो न्यूज़ आएगी वो इससे भी खतरनाक होगी, वो भी आप सुन लेना। क्योंकि अगर ईरान कह रहा है जैसे कि भैया हम लोग तो कोई पीस टॉक नहीं कर रहे, ट्रम्प तो अपने आप से ही बातें कर रहा है, तो उसको भी पता चल जाएगा भैया तुम कौन से अपनी दुनिया में हो, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे देश के अंदर कौन तुम्हारे टॉक कर रहा है, क्योंकि उसका सबूत भी ट्रम्प दे देगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।